गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जिसके लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के किस तरह से फॉर्मेशंस होते हैं, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स के, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रोसीजर हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस के, नॉन रजिस्ट्रेशंस के, इसको मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हमारा पढ़ेंगे टॉपिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए कोऑपरेटिव form of business is different form of business enterprise. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. देखिए जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो हम लोग आम तौर पर जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस में करते हैं या किसी चीज़ में बिजनेस करते हैं, तो ये एक तरह का वो बिजनेस नहीं होता है कि जैसे कि जो जनरली हम लोग करते हैं। ये एक तरह का प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं होता है, ये एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मेन होता है, ठीक है। अब एग्जांपल तो अभी समझ जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक कॉलोनी है, ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं किसी, मान लीजिए कि एक कॉलोनी बनी होती है, ठीक है, उसके तमाम मकान होते हैं, ठीक है, उसके अंदर तमाम हाउस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हाउस के अंदर जो चीज़ हमें मिलजुल के जो लोग पैसा दे करके, ठीक है, जैसे कुछ पैसा देकर कोई चीज़ को उसको मैनेज करते हैं, वही हमारा क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में ले लीजिए, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में जो भी हमारे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ठीक है, तो उनका एक ग्रुप बना होता है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कुछ एक गांव में एक किसान है, मान लीजिए 200 किसान हैं, 200 किसान क्या हैं वो कि एक दूसरे को वो क्या कहते हैं आपस में पैसा लगा करके एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। सोसाइटी बनाने के बाद क्या होता है, मतलब किसी बंदे को पैसे ज़रूरत होती है तो बैंक से कम इंटरेस्ट पर उनको मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक तो सोसाइटी होती है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है, उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। मतलब कोई भी सोसाइटी बन सकती है कि आसपास हाउसिंग सोसाइटी होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, ठीक है, बिजनेस की अपनी सोसाइटी होती है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो जैसे हमारे 10-20 लोग मिलकर एक सोसाइटी बना लिए, एक ग्रुप बना लिए, बिजनेस ग्रुप बना लिए, कॉर्पोरेट सोसाइटी बना लिए। अब उसमें क्या करने लगे, उसमें सब लोग पैसा जमा किए, जिसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो क्या करते हैं उस पैसे को यूज़ कर लेते हैं। यही हमारा क्या होता है, एक तरह का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो इसका जो मेन मोटिव होता है, इट इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट द मेन मोटिव इज़ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू म्यूचुअल हेल्प करना। क्या करना, एक दूसरे के हेल्प करना, ठीक है। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। जनरली क्या होता है, जो इसका जो प्रिंसिपल है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, ये सबके लिए है और सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब एक दूसरे के लिए है, ठीक है। यही इसका मकसद हुआ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल। हमने भी बताया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं, ये एक तरह का होता है वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी मतलब खुद से बनाई हुई एसोसिएशन होता है, ठीक है। एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है। तो जैसे हमारे 20 लोग मिलकर, 50 लोग मिलकर कोई एक एसोसिएशन बना लिए, या जो हाउसिंग सोसाइटी होती है, हाउसिंग जैसे मान लीजिए खूब बड़ी बड़ी, आपने नोएडा में देखा होगा बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है, वहाँ पर सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अब मिनिमम 10% रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कॉर्पोरेट सोसाइटी। इसमें कितने चाहिए रहते हैं, एटलीस्ट कम से कम 10% चाहिए रहते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी इज कंपल्सरी एंड कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो इसका क्या होता है, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूर पड़ता है। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी से एक रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन
इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, और जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने मेंबर होते हैं सब उसमें पैसा लगाते हैं, ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, जो उन्होंने अपना पैसा लगाया, जो शेयर कैपिटल लगाया, जो मतलब कि जैसे हमने 10,000 रुपये लगाया, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 25,000 लगाया, सब ने एक बना के एक सोसाइटी बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है कि खूब बड़ा अगर फंड इकट्ठा कर लेती है तो उसी के बेस पर क्या कर सकती हैं, एक मतलब कि लोन भी ले सकती है। मतलब कि जब ग्रुप ऑफ पीपल बन जाएंगे तो कल को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, जो उसका इंटरेस्ट आएगा, तो जितने भी मेंबर्स होंगे जिनका अपना शेयर कैपिटल हुआ उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, उसको चुकाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो ये ओवरऑल कौन समझ गया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जो हैं इन्होंने ऑथर ने इसकी जो डेफिनेशन दिया है। ठीक है, और जो हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी बोलते हैं, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कोऑपरेटिव इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये एक्ट बना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए पहला इसका फीचर्स क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन। अब ये कह रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ ही शी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो सोसाइटी होती है वॉलंटरी एसोसिएशन खुद से बनाई होती है। कोई भी एग्रीकल्चर का एक एसोसिएशन बन गया, सभी किसान उसमें जुड़े हुए हैं, तो कोई भी उसमें जुड़ सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी जुड़ सकता है, ये बन सकता है। कोई भी कंज्यूमर की सोसाइटी बन गई कि हम सब लोग एक कंज्यूमर एक सोसाइटी बन गई, कोई भी चीटिंग करेगा हम लोग साथ करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इस तरह के तमाम तरह की सोसाइटी बनती हैं। ठीक है, देयर इसमें लिखा है कि द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर दे डिज़ायर सो बाय गिविंग अ नोटिस। इसमें ये कह रहा है कि अगर इसमें से कोई भी मेंबर है वो क्या कर सकता है, सोसाइटी में ज्वाइन कर सकता है और क्या कर सकता है, छोड़ भी सकता है जब भी। ठीक है, एक नोटिस दे करके, एक अपने एप्लीकेशन दे के, एक नोटिस दे करके हम इस 2 महीने बाद, ये 1 महीने बाद हम क्या करेंगे, सोसाइटी में नहीं रहेंगे। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट मेंबर। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी इसमें क्या करता है, एंट्री कर सकता है और रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। दे कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन विल एंड विश। अपनी इच्छा पर उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा से उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की जो फीचर्स हैं। द मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है किसी विशेष धर्म के लिए बना हुआ हो। ठीक है, इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए हो, कोई कास्ट के लिए, ऐसा नहीं है। ये सभी धर्मों के लिए, सभी कास्ट के लिए, सभी लोग के लिए होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इक्वल वोटिंग राइट्स। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सभी का क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन वोट। ऑल मेंबर्स गेट ओनली 1 वोटिंग राइट रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई देम। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का, ठीक है, कोई सोसाइटी बनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना, तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो जब भी क्या होगा, एक ही वोट देगा। देखिए जो कंपनी के फॉर्म में क्या होता है कि कंपनी में क्या होता है कि जैसे शेयर लोग पैसा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, टाटा बिरला कंपनी है, तो टाटा बिरला कंपनी लोग, आम पब्लिक क्या करती है, पैसा उसमें लगाती है। तो जनरली क्या होता है कि जो टाटा का अपना खुद का शेयर क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा लगाती है, तो उनकी वोटिंग राइट्स क्या होती है, उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी के फॉर्म में होता है। लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में क्या होता है कि उसमें चाहे कोई जितना भी पैसा लगाए, कोई 50,000 लगाता है, कोई 10,000 लगाता है, चाहे 5,000 लगाता है, उस सोसाइटी बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए।
ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो जो उसमें वोटिंग राइट्स होंगे वो बंदा पर्टिकुलर एक बंदा ही उसको वोट देगा, ठीक है। यही कह रहा है कि ओनली वन वोटिंग राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे जितने भी जो लोग कैपिटल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो उसमें हर एक बंदा क्या करेगा, वही एक ही बंदा उसको वोट दे पाएगा। द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर कैन नॉट बी डिक्टेट देयर टर्म्स, ठीक है। इसमें यह भी कह रहा है कि अगर इसमें जो रिच पीपुल हैं अब वो ज़्यादा पैसा दिए तो वो डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या सबको 1% ही उसको क्या कर सकते हैं, वोट दे सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसमें कह रहे हैं कि देखिए सर्विस मोटिव। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और ये बताना भूल गया मैं कि अ पर्सन हु हैज़ 1000 शेयर एंड ए पर्सन हु हैज़ 10 शेयर विल गेट 1 वोटिंग राइट्स। वही जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि चाहे 1000 वो शेयर ले, ठीक है, उस कॉर्पोरेट सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन 1000 शेयर का कंट्रीब्यूशन है, चाहे कोई 10 शेयर का कंट्रीब्यूशन है, तो वो क्या करे, ओनली उसको एक ही राइट्स का हक होगा वोटिंग देने का। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्विस मोटिव क्या है। द मेन मोटिव ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। वो उसका मेन मकसद क्या होता है कि अपने जो मेंबर होते हैं उनको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव एंड नॉट मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो मेन सेकेंडरी क्या होता है, ये मेन सेकेंडरी मोटिव होता है पैसा कमाना, लेकिन मेन जो प्राइमरी होती चीज़ क्या होती है उनका, एक दूसरे को कोऑपरेटिव करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव वर्ड से कॉपरेशन से ही बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, जो इंडियन सोसाइटी एक्ट है, ठीक है, 1912, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने में ही खुद क्या है, एक रजिस्टर्ड है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि एक लीगल बॉडी बन जाती है, एक लीगल पर्सन बन जाता है, ठीक है, ठीक है, एक लीगल बॉडी बन जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि ये जो भी इसकी जो भी वर्क है, जो इसका फंक्शन है, वो जो भी इसका फंक्शन हो रहा है वो एक सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है लीगल तौर पर। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इट्स ओन नेम एंड कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये सोसाइटी मिलकर किसी प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं, ठीक है, और अपना कुछ वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भी कर सकते हैं मिल करके सब लोग, ठीक है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं कि उस सोसाइटी, उस कॉर्पोरेट सोसाइटी में अगर कोई मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर उसको कोई इंसॉल्वेंसी हो जाता है, किसी वो बंदा, ठीक है, दिवालिया हो जाता है, या उसकी कैपेसिटी नहीं कि आगे उस सोसाइटी में रह सके, ठीक है, उतना उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, तो वो बंदा क्या करता है, उनके न रहने पर सोसाइटी पर, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारा इसका फीचर्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि द प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू डीलिंग्स ऑफ मेंबर्स विद द सोसाइटी, ठीक है। अब क्या एक चीज़ साफ समझ बात है कि जो कॉर्पोरेट सोसाइटी में जो प्रॉफिट होती है वो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ capital contributed by each member, but it is distributed according to dealing of members with society। अब एग्जांपल तो हम समझाते हैं आपको, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मकान है, ठीक है, दूर दराज इलाके में मकान है, ठीक है, जहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, सब मकान है यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। ये शहर से काफ़ी दूरी पर है और शहर यहाँ पर, हमारा टाउन यहाँ पर है, ठीक है। अब जनरली ये देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए जो इस सोसाइटी में जो लोग मेंबर्स रह रहे हैं तो उनको बहुत कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी दूर जाना पड़ता है यहाँ पर सामान लेने के लिए, कोई भी गुड्स है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि
कि जैसे मान लीजिए कोई जनरल स्टोर है, ठीक है, तो सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, आपस में मिल करके पैसे उठाया और एक यहाँ पर क्या कर लिए, एक जो है, ठीक है, एक क्या कर लिया उन्होंने, एक जनरल स्टोर की दुकान खोल लिया, शॉप खोल लिया, ठीक है, और उसमें एक बंदा को इसमें बैठा दिया। और वो बंदा क्या करता है, शहर जाता है, पूरा सामान लेकर के आता है, किनके पैसे से, इनके पैसे से, किनके पैसे से, जो इस सोसाइटी में तमाम मेंबर लोग पैसा इकट्ठा करके इसको दिए, ये बंदा जाता है, सब सामान लेकर आता है। अब मंथ में क्या होता है कि जो बंदा सबसे ज़्यादा डीलिंग करता है, जो सबसे ज़्यादा खरीदता है, ठीक है, तो उन्हीं को जो इसमें से जो प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में से, वो प्रॉफिट इसकी सैलरी देने के बाद जो बचेगा इस बंदे को, वो प्रॉफिट सब में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहने का मकसद है कि मान लीजिए कोई बंदा 50,000 लगाया, कोई 10,000 लगाया, अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया, लेकिन एक बंदा सबसे ज़्यादा डीलिंग कर रहा है इनसे, कोई बंदा कम कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा डीलिंग करेगा उसको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यही कह रहा है कि कॉर्पोरेट सोसाइटी यही बेनिफिट होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस होता है। यही कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच मेंबर, बट क्या कह रहा है, बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू डीलिंग ऑफ मेंबर्स विद द सोसाइटी। ये कह रहा है अ मेंबर विद द लेस कैपिटल कैन गेट शेयर इन प्रॉफिट बाय हैविंग मोर ट्रांजैक्शन और डीलिंग विद द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैंने जो बताया आपको, जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेगा, जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर, मतलब ये बंदा ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो इसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि लोगों का काम भी निकल जा रहा है, लोगों को अपना प्रॉफिट मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और कह रहा है इसमें कि ए member with less capital can get more share in profit by having more transaction or dealing with the corporate society. For example, in a consumer cooperative, consumer who made more purchase get maximum benefits. जो सबसे ज़्यादा परचेज करे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें लिखा है, लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन कॉर्पोरेट सोसाइटी ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन ऑन द कैपिटल एंड रिमेनिंग सरप्लस is distributed in the form of bonus according to dealing of the member with the corporate society, corporate organizations, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि बहुत से जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनमें कुछ लोग ऐसा है कि अपना मकान लेकर छोड़ दिया है और यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है, किराए पे दे दिया है, ठीक है, बहुत कम रहते हैं और इन्होंने अपना पैसा लगा दिया, वो चले गए, ठीक है, तो क्या उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या करती है, जैसे हमारे जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से एक पार्ट डिविडेंड निकालती है। डिविडेंड इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो डिविडेंड क्या करेगी, वो जो बंदा नहीं रहा उसमें से कुछ परसेंट दे देगी, अब बाकी जो रेस्ट प्रॉफिट बचेगा वो जितने मेंबर्स आपस में क्या कर लेंगे, वो बांट लेंगे। ये चीज़ कह रहा है ना, कि द कॉर्पोरेट सोसाइटी इज़ ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन ऑन द कैपिटल, जो कैपिटल लगा उस पर मिल जाएगा, एंड रिमेनिंग सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ बोनस के रूप में क्या करेंगे, उनको दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू डीलिंग्स ऑफ द मेंबर विद द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया। कोई स्टूडेंट्स का क्वेरीज आपको है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे दोबारा ये टॉपिक पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर?